हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए, ये आज का जो वीडियो है ये आपका SO11 का है और साथ ही साथ में BSOC 131 के जो स्टूडेंट हैं, हालांकि उनके एग्जाम सब हो चुके हैं, उन लोगों के लिए भी है। नेक्स्ट टाइम आप इसे वॉच कर लीजिएगा क्योंकि दोनों के कंटेंट सेम ही है। यानी SO11 ओल्ड स्टूडेंट BA के हैं और उनसे कंटेंट लेके BSOC 131 बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम देखें और ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बाद हम उन्हीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन था, आपने देखा होगा कि समाज शास्त्र एवं मानव विज्ञान के मध्य क्या समानताएं हैं। ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं। राइट, कि क्या क्या समानताएं इन दोनों के बीच में हो सकती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे इनको पढ़ना पड़ेगा कि समाज शास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के बहुत समीपवर्ती विषय, यानी मानव विज्ञान के बहुत करीब का पास का विषय है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के मध्य का संबंध घनिष्ठ है और इतना घनिष्ठ है, इतना पास का है कि वर्तमान समय में इनके बीच अंतर बहुत ही कम हो गया है कि मानव विज्ञान और समाज शास्त्र का। ठीक है, उसका रीजन भी है कि मानव विज्ञान में भी मानव के बारे में हम अध्ययन करते हैं और समाज शास्त्र में भी हम मानव के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई प्रतिष्ठित मानव विज्ञानी हैं जो समाज शास्त्र एवं मानव विज्ञान, खास तौर पर सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान होता है ना, उसके बीच घनिष्ठ संबंधों के पक्षधर, यानी वो कहते हैं कि मानव विज्ञान और समाज शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है और इस चीज को वो मानते भी हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे फ्रेजर को ले सकते हैं और शायद वो पहले मानव विज्ञानी है जिन्होंने सामाजिक मानव विज्ञान के प्रथम प्रोफेसर के रूप में 1908 में अपने उद्घाटन भाषण में परिभाषित किया था। यानी कि फ्रेजर ने, जो उनका पहला भाषण था, उन्होंने ये कहा था कि सामाजिक मानव विज्ञान समाज शास्त्र की एक सामाजिक मानव विज्ञान, अब देखिए, सामाजिक मानव विज्ञान समाज शास्त्र की एक शाखा है और जिसका संबंध आदिम समाजों से है। सामाजिक मानव विज्ञान में भी क्या किया जाता है, मानव के सामाजिक चीजों का अध्ययन किया जाता है और समाज शास्त्र में भी मानव के सामाजिक चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो इनका संबंध आदिम संबंधों से है। इसके बाद यहाँ पर अब फ्रेजर को छोड़ दीजिए, अब इनको आप मत लीजिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देख लेते कि आखिर इनमें समानताएं क्या क्या है। ठीक है ना, क्या क्या चीजें आती हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, राइट, तो हम ये देखेंगे। तो अब इनमें समानताएं देख लेते हैं कि क्या समानताएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो रेडक्लिफ ब्राउन है ना, उन्होंने तुलनात्मक समाजशास्त्र है, उन्होंने कहा कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक समाजशास्त्र है। और तुलनात्मक समाजशास्त्र का मतलब उन्होंने ये बताया कि वह विज्ञान जो मनुष्य के सामाजिक जीवन की घटनाओं, संस्कृति अथवा सभ्यता के अंतर्गत सम्मिलित सभी चीजों का जो है क्या करता है, प्राकृतिक विज्ञान की सामान्यीकृत पद्धति को लागू करता है। यानी कि वह विज्ञान जो मनुष्य के सामाजिक जीवन में जो घटनाएं होती हैं, संस्कृत होती है, सभ्यता होती हैं, उनके अंतर्गत जितनी भी चीजें सम्मिलित होती हैं, उनको क्या करता है, सामान्यीकृत पद्धति को लागू करता है। तो ये है तुलनात्मक समाजशास्त्र। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि सामाजिक मानव विज्ञान को उन्होंने भाव सूचक दृष्टिकोण दिया। ठीक है ना, क्या दिया, भाव सूचक दृष्टिकोण, भाव सूचक दृष्टिकोण के स्थान पर यहाँ पे नियमान्वेषी दृष्टिकोण दिया। और मतलब समाज के सामान्य कानूनों की खोज करनी चाहिए। तो ये सामान्य कानून को स्थापित करने हैं, तो एक विशेष घटना कार्यक्रम को प्रदर्शित करने की पद्धति है। ठीक है, तो यहाँ पर जो और भी मानव विज्ञानी हैं, वो भी उनके विचार से सहमत हुए। उन्होंने भी यही कहा कि जो एक सामाजिक मानव विज्ञान है, उसको सामाजिक अध्ययन की एक शाखा माना गया और वह शाखा जो मुख्य रूप से आदिम समाजों के अध्ययन पर बल देती है, पुराने टाइम के जो लोग हुआ करते थे मानव, उनके अध्ययन पर बल देती है। ठीक है, तो जब लोग समाज शास्त्र की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर वे लोग सभ्य समाज की विशेष समस्याओं का मन ही मन अध्ययन करते हैं। यानी एक ऐसा सभ्य समाज और उसकी क्या विशेषताएं रही होंगी, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो सामाजिक मानव विज्ञान और समाज के बीच का अंतर केवल क्षेत्रानुगत अंतर है। ठीक है, और यहाँ पर समाज शास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान के बीच संबंध उनके अर्थ की व्यापकता और एक रूपता में होता है और दोनों के दोनों सामाजिक अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, अर्थात मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध। ठीक है, ये मानना है किसका, समाज शास्त्र, समाज जो मानव विज्ञानी है उनका मानना है
कि समाज शास्त्र में भी मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध देखा जाता है, मानव विज्ञान में भी मनुष्य का मनुष्य के साथ ही संबंध देखा जाता है, मनुष्य का संबंध देखा जाता है। ठीक है, तो समाज शास्त्र से पहले जो मानव विज्ञान थे, यानी भौतिक मानव विज्ञान सहित जो और भी एकीकृत मानव विज्ञान थे, इनकी शुरुआत हुई। और इन दोनों विषय वस्तुओं को खासतौर से सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के बीच अंतर करना कठिन था, जहां मानव जाति उससे संबंधित पहलुओं के समग्र का अध्ययन किया जाता था मानव विज्ञान में। वहीं पे अगस्त काम्टे ने माना कि समाज शास्त्र मानव समाज का गहन अध्ययन होगा और इस कारण मानव शास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा जाना चाहिए। तो देखिए, मानव विज्ञान में क्या होता था कि मानव विज्ञान में जो विषय वस्तु होती थी, दोनों की विषय वस्तुओं के खास तौर पे सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान के बीच अंतर थोड़ा हुआ करता था, और जो अंतर करना थोड़ा कठिन हो जाता था, किसमें? मानव विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, क्योंकि जहां जाति, मानव विज्ञान में जाति नहीं, मानव के बारे में और समाज के बारे में अध्ययन किया जाता था, और समाज शास्त्र में जाति का भी अध्ययन किया जाता है। तो जहां जातियों से संबंधित पहलुओं के समग्र का मतलब सभी का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे मानव विज्ञान को अगस्त काम्टे ने यह कहा कि समाज शास्त्र जो है मानव समाज का जो है गहन अध्ययन होता है, और इस कारण समाज शास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा जाता है। तो मानव विज्ञान एवं समाज शास्त्र ने भी प्राकृतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्वों को किसी न किसी तरीके से आत्मसात कर लिया, यानी आत्मसात का मतलब होता है अपने आप में मिला लिया और खुद को स्थापित किया। मानव विज्ञान यानी एकीकृत मानव विज्ञान के विषय वस्तु ने खास तौर से भौतिक मानव विज्ञान और पुरातात्विक मानव विज्ञान के घटकों के कारण भौतिक विज्ञान के साथ इसके संबंध जो है समाज शास्त्र की सीमा को पार किया है। तो समाज शास्त्र एवं सामाजिक, देखिए जब समाज शास्त्र और मानव विज्ञान की बात आएगी तो यहाँ पे बार बार दो वर्ड आपको बहुत यूज करने को मिलेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक, क्योंकि मानव विज्ञान में भी वही पढ़ा जाता है और समाज शास्त्र में भी वही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो समाज शास्त्र और सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के विषय को स्थापित किया, उनके बीच संबंध मौजूद थे, और ये संबंध मुख्य रूप से उनकी विषय वस्तु एवं पद्धति में समानता के कारण थे। तो दोनों में अगर संबंध होता है तो किस वजह से होता है? जो संबंध है वो उनकी विषय वस्तु और पद्धति में समानता थी। ठीक है ना, इसके कारण से समाज शास्त्र एवं मानव विज्ञान को जो है अंतर इनमें नहीं माना गया है, एक माना गया है। ठीक है, ओके, तो इतना काफी होगा। समाज शास्त्र एवं मानव विज्ञान का जो संबंध पूछता है तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इन दोनों के संबंधित शैक्षिक विषयों की स्थापना के साथ उनके बीच अंतर अधिक दिखाई देने लगा था, लेकिन वर्तमान समय में संबंध और भी घनिष्ठ हो गया है, यानी और भी पास हो गया है, और जिसके चलते विषय आधारित चार दीवारी के रख रखाव के बावजूद दोनों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है, और इन दोनों विषयों का संबंध इसी अवधारणाओं का एक दूसरे के उपयोग करने की आवश्यकता एवं समान सैद्धांतिक अनुसंधान समस्याओं तथा निष्कर्षों की जरूरत की वजह से भी है। तो सच्चाई यह है कि इन दोनों विषयों को अपने आप को मजबूत करने और समाज के अध्ययन की व्यापकता है, न्याय करने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? उनका अंतर नहीं, हम उनमें एकता देख रहे हैं, यानी कि समरूपता देख रहे हैं कि उन दोनों में क्या समरूपता है। ठीक है, राइट। फिर यहाँ पे विभिन्नताएं दिया है तो हम इनको लेंगे नहीं। तुम्हारा एक जो क्वेश्चन था मानव विज्ञान और समाज शास्त्र का, वो देखिए यहाँ पे हल हो गया है। ठीक है ना, राइट, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप दे भी सकते हैं। ठीक है ना, राइट, यहाँ पे आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो समाज शास्त्र एवं मानव विज्ञान का संबंध संदिग्ध है, और भारत में समाज शास्त्र को शुरू किया गया उस समय समाज शास्त्र ने अपनी वैधता पहले स्थापित कर ली थी। ठीक है ना, राइट। फिर आगे चल के यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में समाज शास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान के बीच जो अंतर दिखाई देता है वह भारतीय विद्वानों द्वारा स्वयं नहीं बनाया गया, बल्कि पश्चिम से ये लिया गया है, और पश्चिमी देशों में भी ये अंतर जो होता है दोनों विश्वविद्यालय के बीच के मध्य में सबसे अधिक उभर कर सामने आया है। और जब एक वक्त था जब भारत में समाज एवं संस्कृत विज्ञान अपनी जड़ें जमा चुकी थी, ठीक है, और आज भी इस विभिन्नता से कई भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक परेशान है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यह उनके कार्य की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भारत में कार्य के उद्देश्य की स्थिति बहुत भिन्न है। पुराने लेवल अब भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लगभग सभी भारतीय, चाहे वो समाजशास्त्री हो या फिर सामाजिक मानव विज्ञानी हो, वे भारतीय समाज से किसी न किसी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। पूर्ण रूप से ना तो आदि में और ना ही बहुत उन्नत है। तो जब कोई भारतीय आदिवासी गांव का अध्ययन करता है तो वह एक मानव विज्ञानी होता है, और जो वह गैर आदिवासी गांव का अध्ययन करता है तो एक समाजशास्त्री होता है। यानी भारतीय समाज में किसी न किसी क्षेत्र का अध्ययन, चाहे वो समाजशास्त्री हो चाहे वो मानव विज्ञानी लोगों वो करते हैं, और जो पूर्ण रूप से ना तो
आदिम होते हैं और ना ही बहुत ही विकसित हुए हैं, मतलब ना ही बहुत पुराने होते हैं ना बहुत ही आधुनिक विकसित हुए होते हैं। तो जब कोई भारतीय आदिवासी गांव का अध्ययन करता है तो मानव विज्ञान होता है, ठीक है ना। जब भारतीय आदिवासी गांव का अध्ययन करता है तो वो मानव विज्ञान की नजर से देखा जाता है। और जब गैर आदिवासी गांव का, जब वह गैर आदिवासी, एक आदिवासी का अध्ययन करेगा तो मानव विज्ञान, और जब गैर आदिवासी गांव का अध्ययन करेगा तो समाजशास्त्र हो जाता है, ठीक है। तो जब वहां किसी गांव आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का अध्ययन करता है तो एक मानव विज्ञानी होता है, ठीक है। परंतु जब किसी शहर या नगर का, आप देखिएगा, जब गैर आदिवासी या गैर आदिवासी का अध्ययन करता है तो क्या होता है, मानव विज्ञानी होता है। और जब वह आदिवासी का अध्ययन करता है तो मानव विज्ञानी, गैर आदिवासी का अध्ययन करता है समाजशास्त्री होता है। तो जब वह किसी गांव आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का अध्ययन करता है, गांव का, तो वह मानव विज्ञानी होता है। परंतु जब किसी शहर नगर का अध्ययन करता है तो समाजशास्त्री होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मानना है कि भारत में आदिवासी और गैर आदिवासी गांव के बीच अंतर है, और अंतर गांव और शहर के प्रमुख शहर संयुक्त राज्य अमेरिका, शहर और बस्तियों के बीच अंतर, महानगरीय देशों के बीच भी अंतर पाया जाता है। यदि अंतर पूछता है तब भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, राइट। तो यदि अंतर पूछा जाए तो आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा, हो सकता है कभी कभी विभिन्नता भी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। संस्कृत क्या होती है, कम शब्दों में देख ले क्योंकि क्वेश्चन आता है। तो किसी समाज के अनुरूप व्यवहार, पद्धति एवं विश्वासों को व्यक्तियों में ढालने की भूमिका उस समाज की संस्कृति निभाती है, क्योंकि यह हमें विरासत में मिलती है, ठीक है। संस्कृत ऑलवेज विरासत में मिलती है और यह हर समाज की अपनी विशेष संस्कृत होती है, ठीक है। और उसकी पहचान बन जाती है। भाषा, प्रतीक, मूल, विश्वास, मान्यताएं, रहन सहन, शैली, साजो सामान, आज सब मिलकर किसी समाज की संस्कृति को विशेष स्वरूप प्रदान करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संस्कृत, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भूमिकाएं एवं स्तर क्या है, तो व्यवहार पद्धतियां जो होती है ना वही भूमिकाएं हैं, ठीक है। यानी भूमिकाएं व्यक्ति के सामाजिक स्तर का प्रतिनिधित्व, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, प्रतिनिधित्व करती हैं। और भूमिकाएं व व्यवहार पद्धतियां हैं जो समाज में मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में संपर्क में आते समय निभाते हैं। भूमिकाएं व्यक्ति के सामाजिक स्तर का प्रदर्शन करती हैं। जब आप इस पुस्तक को पढ़ रहे होंगे तब आप विद्यार्थी अथवा पाठक की भूमिका में होंगे, और जब आप परिवार, समाज, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पड़ोसी, संबंधी आदि अनेक भूमिकाओं में होते हैं। जब हम स्तर की या पद की बात करते हैं तो उसके दायित्व, बोध, लाभ, प्रतिष्ठा आदि अनेक संबंधित घटक भी आ जाते हैं। देखिए भूमिका जो होती है वो पद्धति से होती है। भूमिका का मतलब होता है एक रोल क्या है, ठीक है ना। किसी के बोलते हैं कि क्या भाई आपका क्या रोल है, इसमें क्या भूमिका होती है। तो जब समाज में मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में आता है ना, ठीक है, और समय निभाते हैं, संपर्क में आते हैं, समय निभाते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, तो वहां पे भूमिकाएं भी व्यक्त की जाती हैं। और जो भूमिका होता है वो व्यक्ति के सामाजिक स्तर का प्रदर्शन करती है, ठीक है ना, राइट। यानी कि मान लीजिए आपके घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो आपने वहां पे एक भूमिका निर्वाह की, किसी एक व्यक्ति विशेष की आपने भूमिका निर्वाह की होगी, ठीक है। तो ये भूमिका हो जाती है। और जब आप परिवार और समाज में पुत्र पुत्री, भाई बहन, पड़ोसी और संबंधी आदि अनेक भूमिकाओं में होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने मैरिज में फूफा का रोल अदा कर दिया, बोलते ना फूफा की भूमिका बहुत जरूरी होती है, फूफा का रोल शादी में बहुत जरूरी होता है, कहीं कहीं पे मामा का रोल होता है। तो यही भूमिका होती है, एक पद होता है विशेष, लेकिन वो विशेष होता है और वो एक पद्धति होती है जो पुराने टाइम से चली आई होती है, ठीक है ना। तो समझ में आया, ये भूमिका होती है, कार्य होता है जो उसे करना होता है, ठीक है ना। और जब हम स्तर या पद की बात करते हैं तो उसके दायित्व, बोध, लाभ, प्रतिष्ठा आदि वाले घटक भी आ जाते हैं। स्तर का मतलब पद से होता है, ठीक है। तो वहां पर लाभ, प्रतिष्ठा वाले चीज दिखने लगते हैं जिसका अनुभव कोई व्यक्ति समाज में अपने पद पर रहते हुए करता है। जो गार्जियंस होते हैं, जो बड़े होते हैं, हर किसी घर में देखा जाए तो कहीं कहीं सब लोग का चलता है, कहीं कहीं पे सिर्फ एक जन का चलता है, वो दादा का चलता है, तो उनका पद वहां पे बड़ा होता है, उन्हीं की सब कुछ चलती है। तो जो लाभ, प्रतिष्ठा, मान सम्मान होता है वो उनको भी मिलता है और साथ में फैमिली को भी मिलता है थोड़ा थोड़ा। तो ये स्तर होता है, एक पद होता है, ठीक है ना। फिर समाजीकरण, तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है कि जन्म लेते ही व्यक्ति के जीवन में आरंभ हो जाती है और इस प्रक्रिया द्वारा नवजात शिशु उन सभी सामाजिक मान्यताओं, व्यवहार पद्धतियों, आस्थाओं, जीवन मूल्यों, जीवन अस्तित्ववाद का अनुभव करना प्रारंभ कर देता है जो उस समाज विशेष में रहने के लिए आवश्यक होती है। प्रक्रिया जीवन भर चलती है, ठीक है। अच्छा, समाजीकरण व्यक्तियों को सामाजिक हित में अनेक कार्यों को संपन्न करने की योग्यता, क्षमता प्रदान करता है, ठीक है ना। तो समाजीकरण को मैं अपने लफ्जों में समझा देती हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है वो पशु के समान होता है, आप उसको कहीं पे भी छोड़ दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए, जिस माहौल में उसको ढालेंगे उस माहौल में वो ढल जाएगा। मोगली का उदाहरण आप ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन जब व्यक्ति समाज में रहता है, परिवार में रहता है, बड़ा होता है धीरे धीरे, तो व्यक्ति परिवार समाज की बातों को
सीखता है, जानता है, उनका अनुकरण करता है, उनका अनुसरण करता है, ठीक है ना, उन्हीं की तरह बोलना भी सीखता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। फिर जब बड़ा होता है तो अपने अगल बगल के लोगों से, समाज के लोगों से मिलना जुलना शुरू करता है। वो संस्कृत क्या होती है जानता है, मूल्य क्या होता है, समाज का मूल्य क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, इन चीजों को जानता है, और साथ घर के साथ साथ में बाहर की चीजों को भी लेके वो चलता है और सीखता है, ठीक है। तो सामाजिकरण में मूल और संस्कृत दो चीजें जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जो पद्धति होती है, समाज की मान्यताएं होती हैं, उनको भी लेकर के वो क्या करता है, चलता है और अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, उसको मिला लेता है और बड़ा हो जाता है। तो एक तरह से जब वो बड़ा होता है तब उसका सामाजिकरण कहलाता है, जब सोचने समझने की शक्ति उसकी विकसित हो जाती है, ठीक है ना। समाज के, अपने परिवार के, घर के मूल्य, जो मान मर्यादा है, ठीक है ना, जो प्रतिष्ठा है, उनको लेकर के वो चलता है, जो आस्था होती है उनको लेकर चलता है, तो वो होता है समाजीकरण, ठीक है। ओके, राइट। चलिए, ये हो गया समाजीकरण। सामूहिक पद्धतियां क्या होती हैं? देखिए, समाज शास्त्र सामाजिक मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि सामूहिक संदर्भ में सामाजिक पद्धतियां किस प्रकार काम करती हैं। तो समूह समाज का महत्वपूर्ण घटक होता है। अगर समूह नहीं होगा तो समाज ही नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। समूह से समाज बनता है। तो सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने और समझते हैं और अत्यधिक समय और ऊर्जा भी खर्च करते हैं। तो समूह के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए और मनुष्य अपना अधिकतर समय विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ व्यतीत करता है, जैसे परिवार, मित्र, सहकर्मी आदि वगैरह हो गए। तो क्या हो गई, ये समूह ही तो हो गया ना। तो सामाजिक समूह को 2 वर्गों में विभाजित किया है कूली ने, प्राथमिक समूह और द्वितीय श्रेणी के समूह। पहली श्रेणी के तथा सबसे महत्वपूर्ण समूह वे हैं जिनमें मनुष्य आमने सामने होते हैं, इनके संबंध बहुत गहरे होते हैं, इससे परिवार मित्र हो जाते हैं। और दूसरी श्रेणी के समूह अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, परंतु समूह के सदस्यों के संबंधों में बीच में उतनी निकटता नहीं होती है जितनी कि प्रथम में होती है। तो कूली के अनुसार प्राथमिक तथा द्वितीय श्रेणी के समूहों में अंतरंगता के आधार पर मौलिक अंतर है। पहले वाला जो समूह है उसमें क्या होता है कि लोग घनिष्ठ होते हैं, पास में होते हैं, आमने सामने होते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या होता है, उतनी घनिष्ठता नहीं होती है, ठीक है, उतने निकट नहीं होते हैं। तो समूह पद्धति के माध्यम से समाज के अंदर और बाहर लोगों के अंतर संबंध, व्यवहार तथा उनकी व्यक्तिगत स्थितियों को समझने तथा उनकी व्याख्या करने के प्रयास किए जाते हैं, ठीक है ना, राइट। तो समूह पद्धति के माध्यम से क्या किया जाता है? देखिए, समूह पद्धति के माध्यम से जो समाज होता है, समाज के अंदर बाहर जो लोगों के अंतर संबंध होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनकी व्यक्तिगत जो स्थितियां होती हैं, उनको समझने और व्याख्या करने में सामूहिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करते समय समाज के लोगों के स्तर और उनकी जो भूमिकाएं होती हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। और अपने अपने मित्र समूहों से में भी आपने देखा होगा कि उनमें बहुत से कुछ लोग बोलते हैं तथा बार बार अपनी राय देते हैं और वे दूसरों पर हावी हो जाते हैं, किसी और की सुनते नहीं है। और जबकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, ठीक है ना। तो इनके इस तरह के होने की वजह क्या है, ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि समूह के अंदर रहने वाले लोगों में शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। तो यदि एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक इसके पीछे मौजूद तार्किक कारणों का पता लगाना हो तो सबसे पहले क्या करेगा, सामाजिक समूह के परिवेश का सिलसिलेवार अध्ययन करेगा, ठीक है। फिर तुलनात्मक अध्ययन करेगा, राइट। तो हमें सिर्फ बताना था कि सामूहिक पद्धतियां क्या होती है। क्वेश्चन पूछा गया था, इससे आए तो आप इसको लिख सके, ठीक है ना, राइट। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम ले लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, बुनियादी अवधारणाएं आ गया। और इसमें हम लेते हैं अब संस्कृत और समाज, ठीक है। संस्कृत और समाज से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि संस्कृत और समाज में, सभ्यता में क्या अंतर है, संस्कृत क्या है और संस्कृत की विशेषताएं लिखिए, और साथ संस्कृत से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर देख लेते हैं, यहाँ पर ना ले लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनता है। तो जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ उन्हीं को उठा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कम टाइम में हम यही कर सकते हैं। चलिए अब संस्कृत के लक्षण और संस्कृत देख लेते हैं कि संस्कृत आखिर है क्या। देखिए, अब संस्कृत में जनरली हम सभी चीजों को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम अपने कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तीज त्योहार मना रहे हैं, सॉरी, तो उसको भी हम संस्कृत को ही जोड़ लेते हैं कि हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृत की पहचान है, ठीक है ना। जैसे हाथ जोड़ना, हाथ मिलाना, भोजन करने के तरीके का, भोजन करने के पहले आचमन देना, है ना, पैर छूना वगैरह, और एक तरह से पहनावे को भी हम संस्कृत से जोड़ देते हैं।
तो ये क्या है, ये संस्कृत होती है। संस्कृत जो होती है स्वतंत्र संस्थान नहीं होती है कि जो आप चाहे वो मनमाना कर ले, ये परिमार्जित होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, ठीक है ना, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होती है और ये अंतर संबंध होती है। इसका अंतर संबंध होता है किससे, समाज से, संरचना से होता है। तो जो व्यक्ति जिस समाज में जिस समुदाय में जन्म लेता है वो वहां की संस्कृत सीखता है, ठीक है ना। तो संस्कृत के जैसे लक्षण, अगर हम कहें कि लक्षण क्या हो सकते हैं, तो प्रथाएं, मान्यताएं, चलन आदि मिलकर एक इसको विशिष्ट रूप दे देते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं हमारे संस्कृत में हमारी सभ्यता, संस्कृत और सभ्यता, है ना, ये जनरली लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं कि हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में ये चीजें ऐसी ऐसी नहीं है, ठीक है ना। तो संस्कृत का मतलब क्या हो गया, संस्कृत का मतलब ये हो गया कि ऐसी एक चीज जो हम परिमार्जित करते हैं, जो हम अर्जन जिसको करते हैं, जिसको हम ग्रहण करते हैं एक समाज से, ठीक है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई हुई होती है, ठीक है ना, तो वो संस्कृत कहलाती है, ठीक है। तो ये समाज की एक विशेष पहचान बन जाती है संस्कृत, ठीक है। और साथ ही साथ में हर एक क्षेत्र विशेष की, हर एक जगह की संस्कृत अलग अलग होती है, ठीक है, राइट। और उस क्षेत्र विशेष के कारण से संस्कृत को पहचाना जाता है। अब यहाँ पे हम संस्कृत की विशेषताएं ले लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आया था। संस्कृत और समाज, पहली विशेषता देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जिस समाज में वह रहता है उसकी एक सामाजिक संस्कृत होती है, उसके जीवन को गहराई तक उतर जाती है, ठीक है ना। और जो संस्कृत होती है वो किसी समाज के लोगों की जीवन का अनिवार्य अंग बन जाती है और संस्कृत के व्यवहारों को नियंत्रित करती है। उसकी रोटी, कपड़ा और मकान आदि की आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संस्कृत, ठीक है ना। तो संस्कृत को सीखा जाता है, उसका आदान प्रदान भी होता है। मैंने कहा ना कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आती है। तो संस्कृत एक व्यवहार पद्धति है और जो मनुष्य अपनी जन्म स्थली से, जहां उसका जन्म होता है, अपने परिवार, अपने समाज से सीखता है। आप इसकी डिफिनेशन यहाँ पे अर्थ लग सकते हैं कि संस्कृत एक व्यवहार पद्धति है जिसे मनुष्य अपनी जन्म स्थली, अपने परिवार, समाज से सीखता है। जो मैंने कहा इतना आप संस्कृत क्या है तो ये जरूर लिख दीजिएगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है ना, तब वो मैंने कहा ना पशु के समान होता है, उसे कुछ भी नहीं मालूम होता, सही गलत क्या कुछ भी नहीं मालूम होता है, तो उसकी कोई अपनी पहचान नहीं होती है। लेकिन संस्कृत उसके जन्म के समय उसके साथ नहीं आती, वह उसके अंदर से अंदर से प्रकट होती है। जो जिस वातावरण में जन्म लेता है, जिस पर, यही समाजीकरण, इसी से समाजीकरण बनता है। समझिएगा, संस्कृत से ही समाजीकरण बनता है। तो जिस परिवेश में वो रहता है, जिस समाज में वो जन्म लेता है, उन्हीं से वह सीखता है, ठीक है, और सीख कर उस समाज का सदस्य बन जाता है और धीरे धीरे अपने समाज के जो मूल्य होते हैं, नियम जो होते हैं, उनकी आदत डाल लेता है और वह क्या हो जाता है, सुसंस्कृत। एक क्वेश्चन आया था आपका सुसंस्कृत से, सुसंस्कृत क्या होता है, सुसंस्कृत से क्या मतलब है, संस्कृत और सुसंस्कृत, ठीक है ना। तो जब व्यक्ति एक समाज में, एक अपने परिवार में जन्म लेता है, अपने परिवार में, और धीरे धीरे वो समाज का सदस्य बन जाता है और धीरे धीरे अपने समाज के मूल नियमों की आदत डाल लेता है, यानी सीख लेता है, तो वह सुसंस्कृत कहलाता है, परिपूर्ण हो जाता है जब, ठीक है ना, आदर्श को, मूल्य को समझने और जानने लगता है। और मनुष्य को सभ्य प्राणी कहा जाता है, तभी से सभ्य प्राणी कहा जाता है, और सभ्य प्राणी का मतलब समाजीकरण। तो धीरे धीरे अपने समाज के मूल नियमों के अनुसार सबको ढालने लगता है और इसलिए उसे सभ्य कहा जाता है। तो जिस समाज में मनुष्य रहता है उसकी संस्कृति का प्रभाव उसके अंदर गहरा उतर जाता है और समाज के लोग एक दूसरे से सांस्कृतिक प्रभाव ग्रहण करते हैं और एक दूसरे से अपने सांस्कृतिक गुणों को प्रभावित करते हैं और यह इस प्रकार सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान जीवन भर चलता है। सुसंस्कृत, संस्कृत, सांस्कृतिक मूल्य, कोई भी क्वेश्चन आए आपको यही लिखना जो अभी हमने बताया है। विशेषता में पहला हो गया संस्कृत और समाज हो गया, फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान हो गया। अब देखिए सांस्कृतिक आदान प्रदान का क्या मतलब होता है, यहाँ पे रीति रिवाज चीजें आएंगी, ठीक है ना, जो हम फेस्टिवल मनाते हैं, जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। तो मनुष्य अपनी आने वाली हर पीढ़ी को अपनी संस्कृति प्रदान करता है, ठीक है। हमने जन्म लिया तो हमें नहीं मालूम था हमारे 30 त्योहार क्या होते हैं, शादी ब्याह में रस्में क्या होती हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे पता चला समाज में रहते हुए और जब वो कार्यक्रम हुए। तो जीवन भर एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों को अपने सांस्कृतिक मूल्य जो है प्रदान करते रहते हैं और उनके सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करते हैं। माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, मित्र आदि सभी इन भूमिकाओं में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो अपनी परंपराएं होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, हम एक दूसरे को परिचित कराते रहते हैं, ठीक है ना। आनुवांशिक विशेषताओं के आदान प्रदान, संस्कृत के आदान प्रदान में मौलिक अंतर होता है। आनुवांशिक विशेषताएं और संस्कृत, आनुवांशिक संस्कृत से कैसे संबंधित है, तो आनुवांशिक विशेषताएं आवश्यक रूप से स्वतः ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाती है, यानी जैविक होती है, ठीक है। आनुवांशिक होती है, जेनेटिक होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। और आनुवांशिक विशेषताओं में
त्वचा का रंग, बालों की प्रकृति, आंखों का रंग, हाइट, कद, लंबा, नैन नक्श, ये सभी चीजें अनुवांशिक होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अरे उसका लड़का तो अपने बिल्कुल दादा की तरह दिखता है, तो ये अनुवांशिक हो गया। अरे किसकी कद काटी तो बिल्कुल दादी की तरह गई, ये तो अनुवांशिक है। तो समाज में मनुष्य की आदतें, विचार, सोच, माता पिता के दृष्टिकोण आदि जो होते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। आप समझिएगा, अनुवांशिक क्या चीज हो गई? त्वचा का रंग, बालों की प्रकृति, आंखों का रंग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो ये अनुवांशिक हो जाते हैं। लेकिन आदतें, सोच, विचार, दृष्टिकोण, ये सभी जो होते हैं वो सांस्कृतिक हो जाते हैं। राइट, मूल, सोच, विचार, आदतें, क्योंकि ये बदलती रहती हैं, हमेशा एक सी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान हो जाता है। राइट, ओके। तो ये हो गया हमारा दूसरा सांस्कृतिक आदान प्रदान। फिर सांस्कृतिक प्रतीकात्मक, यानी संस्कृत की विशेषताएं देख रहे हैं तो संस्कृत प्रतीकात्मक। अब संस्कृत क्या है? प्रतीक है ना, क्योंकि संकेतों तथा प्रतीकों को हम सदा महत्व देते आए हैं, और जो सांस्कृतिक हस्तक्षेप संकेतों तथा प्रतीकों को सार्थकता प्राप्त होते से राष्ट्र जो है मात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं होता है, अपितु उसकी एक संस्कृत है ना। जैसे ईसाइयों के लिए क्रास जो होता है वो निर्माण का प्रतीक होता है, वैसे ही देश के निवासियों के लिए राष्ट्रीय ध्वज उनकी संप्रभुता गरिमा का प्रतीक है। तो ये संस्कृत का प्रतीक हो गया, प्रतीकात्मक। संस्कृत गतिशील एवं परिवर्तनशील है। देखिए संस्कृत स्थिर नहीं रहती है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहती कि एक जगह पर ही रहे। ये गतिशील रहती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रहती है, तो सदा बदलती रहती है और बाहरी प्रभावों को सदा ग्रहण करती रहती है, और अंदर से भी बदलती है और बाहर से भी बदलती है, ठीक है ना। राइट, तो हमने संस्कृत की विशेषताओं में क्या क्या देखा? हमने देखा संस्कृत की विशेषताओं में कि संस्कृत जो है संस्कृत और समाज को देखा, फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान देखा, संस्कृत प्रतीकात्मक, संस्कृत गतिशील एवं परिवर्तनशील है। हमने आपके लिए अलग से भी कुछ संस्कृत के यहाँ पे परिभाषाएं ढूंढ के देखिए, विशेषताएं ढूंढी थी, देखिए यहाँ पे दिया था। आप चाहे तो इसको भी लिख देंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे, इसमें ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, राइट। जैसे यहाँ पर हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ये रुकिए, हमने आपके लिए यहाँ से विशेषताएं ढूंढी थी, फिर जब नीचे देखा तो उसमें विशेषताएं ऑलरेडी दी हुई थी। अब देखिए संस्कृत जो होता है ना वो मनुष्य और जानवरों को अलग करती है। मेन रीजन संस्कृत की वजह से होता है कि संस्कृत की विशेषताएं ही मनुष्य को जानवरों से अलग करती हैं, ठीक है। और कुछ आधारभूत जैविक विशेषताएं होती हैं जो मनुष्यों को जानवरों में एक जैसी पाई जाती हैं। संस्कृत मनुष्य जानवरों को अलग करती है, और जो जैविक विशेषताएं होती हैं वो मनुष्य जानवरों में समानता लाती है। विशेषताएं क्या हो गई? जैसे भूख, प्यास, भय, ये मनुष्यों की तरह जानवरों में व्यवहार करने के अपने तरीके होते हैं, परंतु दोनों की जो व्यवहार पद्धतियां होती है ना वो अलग अलग होती हैं, इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। जैसे भूख और मैथुन यानी सेक्स की इच्छा जो होती है वो सभी जीवों में होती है, परंतु संस्कृत यह तय करती है कि मनुष्य इन दोनों इच्छाओं को अनुशासन में रखते हुए किस प्रकार पूरा करे। ये पहली संस्कृत की विशेषता। दूसरा हो गया, सॉरी ये दूसरा है, पहला यहां से होगा, जब मानव समाज की तुलना पशु अथवा पक्षी जानवरों के झुंडों से करता है, जब मानव समाज की तुलना पशु, पक्षी तथा जानवरों के झुंडों से की जाती है, तब संस्कृत की विशेषताएं मनुष्य को जानवरों से अलग करती हैं। ये पहली विशेषता। फिर यहाँ पे दूसरी विशेषता, भूख प्यास वाली विशेषता कह दीजिएगा, जो भी बताया। तीसरी, अनुशासन मनुष्य की संस्कृत है जो उसे एक प्रकार की गरिमा और सौंदर्य प्रदान करता है, तो अनुशासन हो गया। चौथा, मानव समाज में सामाजिक व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी संपर्क के माध्यम से एक दूसरे तक जाते हैं, संप्रेषित होते हैं, जबकि पशु पक्षी आदि अन्य जीवों में अनुवांशिकता के माध्यम से संप्रेषित होता है। तो आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है ना, सिर्फ ये लिखना है कि मानव समाज में सामाजिक व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी संपर्क के माध्यम से एक दूसरे तक संप्रेषित होता है। फिर वे भाषा को जन्म नहीं दे सकते, कौन? मनुष्य। जब क्या मनुष्य समाज में अनेक भाषाओं को जन्म देते हैं, तो ये संस्कृत का ही होता है, यहां से नहीं यहां से लीजिएगा, कि मनुष्य जो है समाज में भाषाओं को जन्म देता है, और मनुष्य समाज की एक संस्कृत होती है, ठीक है, राइट, जो सृष्टि में शेष जातियों से, शेष जीवों से अलग करती है, ठीक है ना। और मनुष्यों का संस्कृत पर, सॉरी हाँ, प्राणी का जीवन संस्कृत पर प्रकृति पर निर्भर करता है, और मनुष्य का जीवन, यहाँ पे सातवां लिखना है कि मनुष्य का जीवन जो होता है संस्कृत पर होता है। तो चाहे तो ये डिफिनेशन आप यहाँ से ले लीजिए, और यदि आप याद कर सकते हो तो आप ये वाली संस्कृत की परिभाषाएं ले लीजिए, दोनों में एक ही है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं
ठीक है, अब क्या क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। संस्कृत के तत्व में भाषा देख लीजिए, मैं बताऊंगी नहीं। विश्वास होता है, मान्यताएं होती हैं, मूल्य होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, ये मूल्य भी आ गया, प्रतिबंध एवं स्वीकृत होती है। ठीक है, संस्कृत एवं सभ्यता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि संस्कृत और सभ्यता में क्या अंतर होता है। तो संस्कृत और सभ्यता प्राय एक दूसरे के विरोधी समझे जाते हैं, ठीक है ना, यानी अलग अलग समझे जाते हैं। जबकि यहाँ पर विद्वान अकबर ने सभ्यता को संस्कृत का अगला चरण बताया है, यानी सभ्यता उच्च स्तरीय, विकसित, सामाजिक रूप से स्वीकृत, मनुष्यों के आचरण का प्रतिनिधित्व करने वाला सुसंगठित गठन होता है और उसमें उच्च कोटि के सांस्कृतिक मूल्य समाहित होते हैं। तो सभ्यता क्या हो गई? सभ्यता उच्च स्तर पर विकसित होती है, सामाजिक रूप से स्वीकृत होती है, समाज ने उसको स्वीकृति दे दी हुई होती है और मनुष्य के आचरण को वो प्रतिनिधित्व करती है और सुसंगठित इसका गठन होता है, ठीक है ना, और जिसमें हमेशा उच्च कोटि के जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं वो शामिल होते हैं सभ्यता में, ठीक है, राइट। और जब मानव समाज सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से विकास के उच्च सोपानों पर पहुंच जाता है तो उसे सभ्य समाज कहा जाता है, ठीक है, और उसमें गुण स्तर को सभ्यता, तो उसके इस गुण एवं स्तर को सभ्यता कहते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और संस्कृत जो होती है ना, मनुष्य के आंतरिक स्तरीकरण और आंतरिक उपलब्धियों का संचय है। सभ्यता बाहरी होता है और संस्कृत आंतरिक होता है। सभ्यता का बाहरी का मतलब क्या होता है? क्योंकि सामाजिक रूप से स्वीकृत की हुई होती है, मनुष्यों के आचरण को वो देखती है, ठीक है ना, उच्च स्तरीय विकसित होती है, सुसंगठित उसका एक गठन होता है, सुसंस्कृत होता है, उच्च कोटि के सांस्कृतिक मूल्य इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सभ्य समाज कहा जाता है वो जब विकास के उच्च स्तर पर, उच्च दर पर, उच्च सोपान पर पहुंच जाता है तो उसे सभ्य समाज कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। और संस्कृत जो होता है वो आंतरिक स्तरीकरण, आंतरिक उपलब्धियों को संचय करती है, इकट्ठा करती है, और जबकि सभ्यता मनुष्य के बाह्य स्तरीकरण उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती है। बस इतना याद कर लीजिए, संस्कृत मनुष्य के आंतरिक स्तरीकरण और आंतरिक उपलब्धियों को क्या करती है? इकट्ठा करती है, और सभ्यता जो होती है मनुष्य के बाह्य स्तरीकरण एवं उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना। शब्द हो सकता है अंतर पूछ रहे तो फिर ये पढ़ लीजिएगा, अंतर लिखना पड़ेगा। सभ्यता संस्कृत का भौतिक पक्ष भी है, जैसे किसी समाज की वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियां, ठीक है ना, राइट। और संस्कृत उसके संकेतों, प्रतीकों, मूल्यों से जानी जाती, किसके? सभ्यता के, और जबकि सभ्यता संस्कृत के बाद आती है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे पहले संस्कृत आ जाती है, और संस्कृत जब आ जाती है तो उसके बाद सभ्यता आती है, मनुष्य की बाह्य उपलब्धियों से जानी जाती है, ठीक है ना। कौन? सभ्यता। तो सभ्यता मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन के उपादानों का समग्र संचय है। देख लीजिएगा, ये हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि संस्कृत एवं सभ्यता में क्या अंतर है बताइए, तो फिर आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अंतर में आप क्या लिखेंगे? आप यही लिखेंगे, पहला अंतर हो जाएगा कि संस्कृत मनुष्य के आंतरिक स्तरीकरण, आंतरिक उपलब्धियों का संचय है, और जबकि सभ्यता जो है मनुष्य के बाह्य स्तरीकरण उपलब्धियों का संचय है, प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, सभ्यता संस्कृत का भौतिक पक्ष है। क्या है? भौतिक पक्ष भी है, बस यहां तक लिख दीजिएगा, ठीक है, राइट। एग्जाम्पल देना तो लिख दीजिएगा, जैसे किसी समाज की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि, ठीक है, राइट, ओके। यहाँ पे तीसरा ले लेते हैं कि संस्कृत उसके संकेतों और प्रतीकों, मूल्यों से जानी जाती है। संस्कृत को ऑलवेज हम मूल्य से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत संकेत, प्रतीक और मूल्य से जानी जाती है, और जबकि सभ्यता संस्कृत के बाद आती है, ठीक है ना। तो वो ऑलरेडी अपने मूल, प्रतीक सब कुछ लेके आती है। तो तीसरा हो गया। चौथा, यहाँ पे तीसरा हमने देखा कि सभ्यता जो है संस्कृत के बाद आती है, तो मनुष्य की बाह्य उपलब्धियों से जानी जाती है। और चौथा बन जाएगा कि सभ्यता मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन के उपादानों का समग्र समुच्चय है। देख लीजिएगा क्या संबंध है, या इसमें संस्कृत समाज का तो हम देख चुके हैं। सभ्यता और संस्कृत वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसमें अंतर भी पूछ सकता है, और वो भी डिफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है। मैं अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करके पढ़ाती हूँ ना, इसलिए जनरली आपके वीडियो लेंदी हो जाते हैं, या आप कहें तो मैं सीधे आपको सिर्फ यहाँ पर आंसर दे देती हूँ और आप उसे समझ लीजिए। बहुसंस्कृतवाद, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर विकसित कुछ संस्कृतियां ऐसी भी हैं कि जिनके नैतिक मूल्य, मान्यताएं उन्हें दूसरों से अलग करते हैं, और जब इस प्रकार की संस्कृतियों के लोग किसी अन्य देश अथवा समाज में निवास करते हैं तो उन्हें सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बावजूद एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है, और एक दूसरे के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान, स्वीकार की भावना पैदा करनी पड़ती है, और किसी समाज में मौजूद ऐसी सांस्कृतिक स्थिति को बहुसांस्कृतिकवाद कहा जाता है, ठीक है। तो अब बहुसांस्कृतिकवाद किसे कहा जाता है? चलिए ये देख लेते हैं। देखिए, जब जाति, धर्म, भाषा के आधार पर
बहुत सारी संस्कृतियां होती हैं जिनके नैतिक मूल्य और मान्यताएं एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी संस्कृतियां हैं, ठीक है ना। और उनके जो भाई, जब ढेर सारी संस्कृतियां हो गई, हर एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, तो सीधी सी बात है उनकी मूल और मान्यताएं भी अलग होंगी जिनको अलग करेंगी। तो जो इस प्रकार की संस्कृति होती है लोगों के किसी अन्य देश अथवा समाज में जब लोग निवास करते हैं, अब इस प्रकार की संस्कृतियों के लोग जो होते हैं जब किसी दूसरे देश में जाकर निवास करते हैं तो उन्हें सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बावजूद एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। विभिन्नताएं तो छोड़नी पड़ेंगे ना जब यहाँ पे सब तरह के लोग होंगे, और एक दूसरे के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान भी स्वीकार करना पड़ता है, भावना भी पैदा करनी पड़ती है। तो जब किसी समाज में मौजूद ऐसी सांस्कृतिक स्थिति उसे सांस्कृतिकवाद, बहुसंस्कृतवाद कहा जाता है। और इस प्रकार दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मिलने और उससे उत्पन्न होने वाली संस्कृत स्थिति को बहुसंस्कृतवाद कहा जाता है, ठीक है ना, राइट। तो दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मिलने, तो आप ये डिफिनेशन ले लीजिए, शुरू में लिख दीजिएगा इस तरह से कि दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मिलने और उससे उत्पन्न होने वाली सांस्कृतिक स्थिति को बहुसंस्कृतवाद कहा जाता है। और देन इसके बाद इसको लिख के एक्सप्लेन करिएगा, शुरू में ये लिखिएगा, यहां से स्टार्ट करिएगा। एक आपको परिभाषा देनी होगी, बहुसंस्कृतवाद क्वेश्चन पूछता है, इसमें तो नहीं पूछा है लेकिन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है और इसको एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें संस्कृत में हमने देख लिया, संस्कृत की विशेषताएं देख ली, बहुसंस्कृत बात भी देख लिया, रिजोल्यूशन भी आपका फिनिश्ड हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि आखिर क्या है उसमें। सामाजिक समूह और समुदाय। तो समुदाय से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, समुदाय से कोई क्वेश्चन आया था क्या, समुदाय से नहीं आया था। प्राथमिक और गौण समूह जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आंतरिक समूह और बाह्य समूह क्या है ये देख लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो सकता है। ओके, राइट, चलिए। अच्छा, समूह का अर्थ क्या है, समूह क्या है भाई, तो समूह का अर्थ उन मनुष्यों का संग्रह है जिनके पूर्ण एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध है। समूह का मतलब जब मनुष्य, मतलब बहुत सारे मनुष्यों का ऐसा ग्रुप या ऐसा संग्रह जो एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, ठीक है ना, वो सामाजिक संबंध बनाते हैं, वो समूह कहलाता है, ठीक है। और सामाजिक संबंध में क्या होता है, पारस्परिकता के साथ साथ पारस्परिकता के बारे में जागरूकता शामिल करना, ठीक है। तो ये आबादी के उन हिस्सों में से कई जिन्हें कभी कभी सामाजिक समूह नाम दिया जाता है, ठीक है। और वे नहीं भी हो सकते हैं, समान समझ के लिए हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के किसी भी संग्रह को समूह मान लेते हैं और जिसके सदस्य एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत तरीके से बातचीत करते हैं, पहचानते हैं। और कुछ समूहों का आकार जो है वो छोटा भी हो सकता है, सभी सदस्यों को साझा मूल्य, और 15 से 20 भी हो सकता है, इससे अधिक लोग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मूल्यों मानदंडों की सहायता से संपर्क करके बातचीत में सक्षम बनाते हैं। तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपका, इसलिए मैं बीच बीच में कुछ चीजें और डाल देती हूँ कि समूह क्या है, पढ़ लीजिए। समूह पढ़ लिया ना। अब यहाँ पे समुदाय समूह हमने देख लिया, अब यहाँ पे हम समुदाय की विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या, क्योंकि मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, राइट। तो अब समुदाय की विशेषताएं देख लेते हैं, चलिए। समुदाय की अगर हम विशेषताएं देखेंगे तो समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम अपनापन महसूस करते हैं और किसी दिए गए क्षेत्र में रहते हैं। समुदाय किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग को ही समुदाय कहा जाता है। और यहाँ पर समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन में सम्मिलित कर सकता है, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी यहाँ पे परिभाषाएं दी है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, समुदाय की विशेषता आप देख लीजिए, हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। आधुनिक समाज में समुदाय, तो सभी समुदाय को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समुदाय सभी समावेशी और दूसरों से स्वतंत्र होते हैं और आदिम लोगों में 100 से अधिक व्यक्तियों के कुछ समुदाय जो अलग थलग हैं, लेकिन आधुनिक समुदाय विशेष रूप से बड़े समूह या बहुत कम आत्मनिहित होते हैं। रिश्तेदारी, पारिवारिक संबंधों के बजाय आर्थिक और राजनीतिक निर्भरता हमारे आधुनिक समुदायों की एक प्रमुख विशेषता है। तो समुदाय की विशेषताएं, पहला एक निश्चित क्षेत्र होता है, मैंने कहा एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग समुदाय के अंतर्गत आते हैं, तो निश्चित क्षेत्र। फिर जनसंख्या भी वहां पे होना जरूरी होता है, तभी तो समुदाय बनेगा ना। सामाजिक संबंध उनका होता है, सांस्कृतिक समानता उनमें होती है क्योंकि रहने वाले लोग एक ही संस्कृति के होते हैं। हम का अनुभव उनमें होता है, सभी कार्य वो मिलकर करते हैं और संगठित अंतर क्रिया होती है। तो देख लीजिए समुदाय की विशेषताएं हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको रख रही हूँ, फिर बाद में मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं, ठीक है ना। तो आप इसे एक्सप्लेन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। सामुदायिक भावना के तत्व हम नहीं देखेंगे, ये हमने समुदाय देख लिया और समुदाय की विशेषताएं देख ली। समुदाय और संघ भी नहीं देखेंगे, सामाजिक समूह की परिभाषा भी नहीं देखेंगे, समूह वर्गीकरण के आधार भी हम नहीं देखेंगे। हाँ, प्राथमिक समूह, गौण समूह थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं है क्या, ठीक है, राइट। चलिए
हो सकता है इसमें अंतर करने के लिए इसकी विशेषताएं भी दे रही। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक समूह शब्द है, प्राथमिक समूह शब्द को यहां से छोड़ देते हैं। तो एक प्राथमिक समूह अपेक्षाकृत छोटा होता है और इस समूह के सदस्यों में आमतौर पर आपस में आमने सामने का संपर्क होता है, यानी छोटा समूह जो होता है, प्राथमिक जो होता है, तो इस समूह जो सदस्य होते हैं वो आपस में आमने सामने मिलते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं और उनके संबंध आपसी होते हैं, अंतरंग सहकारी संबंध भी हो सकते हैं और जो इनकी निष्ठा होती है वो मजबूत होती है, यानी विश्वास एक दूसरे के ऊपर ज्यादा रखते हैं प्राथमिक समूह में। और उन सदस्यों के बीच संबंध अपने आप में लक्ष्य होते हैं क्योंकि सदस्य केवल एक दूसरे के साथ जुड़कर आनंद प्राप्त करते हैं, तो उनकी धारणा में कोई दूसरा लक्ष्य होता ही नहीं है, तो लक्ष्य एक ही होता है। तो प्राथमिक समूह का अंत तब होता है जब एक या एक से अधिक सदस्य इसे छोड़ देते हैं और उन्हें दूसरों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। तो प्राथमिक समूह जैसे दोस्ती सहकर्मी लोग होते हैं, कुछ पल के लिए आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, ठीक है ना, राइट, उसके बाद जब ये अलग भी हो सकते हैं तो ये प्राथमिक समूह हो गया, राइट, ठीक है ना। ओके, एज ए फ्रेंड और सहकर्मी आप इसको इमेजिन कर लीजिए कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। एक विश्वास होता है, निष्ठा होती है, जब ये टूटता है तो फिर दूरियां भी हो जाती हैं, ठीक है ना। आपसे संबंध होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, आनंद करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना, राइट, ये प्राथमिक समूह हो गया। और गौण समूह, तो कई मामलों में गौण समूह प्राथमिक समूह के विपरीत होते हैं, यानी वे समान बड़े समूह में होते हैं। तो प्राथमिक समूह क्या हो गया, छोटा समूह होता है, गौण समूह क्या होता है, बड़ा समूह होता है। गौण समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ अपेक्षाकृत सीमित, औपचारिक और अंतर व्यक्ति संबंध बनाते हैं। अब अंतर भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। प्राथमिक समूह में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, अंतरंग संबंध होता है, और यहाँ पे अंतर वैयक्तिक संबंध होता है, दूसरा बन गया द्वितीय गौण द्वितीय सही से भी कहते हैं, प्राथमिक द्वितीय समूह है तो कंफ्यूज मत होइएगा, गौण या द्वितीय, ठीक है। तो द्वितीय या गौण समूह विशिष्ट या विशिष्ट रुचि समूह होता है और उसमें रुचि लक्ष्य जो होता है वो एक ही होता है, सबके अपने अपनी रुचि लक्ष्य इसमें होते हैं, उसमें एक होता है, ठीक है। और आमतौर पर यह श्रम का एक अच्छी तरह से परिभाषित विभाजन है। द्वितीय समूह इस बात पर ध्यान दिए बिना जारी रख सकते कि इसके मूल सदस्य इसके सदस्य हैं या नहीं, जबकि प्राथमिक में मूल सदस्य होना जरूरी है। कोई भी सदस्य छोड़ देता है तो प्राथमिक समूह जो होता है नष्ट हो जाता है, और जबकि इसमें ऐसा नहीं है। अंतर यहाँ से देख लीजिए, प्राथमिक समूह का आकार छोटा है, माध्यमिक समूह जो होता है वो बड़ा कहलाता है, ठीक है ना। यानी प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, द्वितीय समूह का आकार बड़ा होता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच एक व्यक्तिगत अंतरंग संबंध होता है, जबकि द्वितीय समूह के सदस्यों के बीच अपेक्षाकृत अंतर वैयक्तिक होता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच आमने सामने का संचार होता है, अंतरंग आमने सामने बैठ के बात करते हैं, और द्वितीय समूह के सदस्यों के पास आमने सामने का संचार बहुत कम होता है। बहुत इजी परिवार वो है, अंतर है इसमें, ठीक है ना। विशेषताएं अंतर कुछ भी आते ही लिखिएगा। प्राथमिक समूह के सदस्यों में हम की भावना और निष्ठा की भावना होती है, जबकि माध्यमिक समूहों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्राथमिक समूह में अनौपचारिक सबसे आम चीज होती है, जो भाषा होती है अनौपचारिक होती है, ठीक है ना। और जबकि माध्यमिक समूह में औपचारिकता होती है, बहुत कम लोग बैठते हैं, बहुत कम, एक दो बार बातें कर ली, हालचाल पूछ लिया, काफी है। प्राथमिक समूह संबोधन मुखी होते हैं, माध्यमिक समूह लक्ष्य उन्मुख होते हैं। वेरी वेरी इजी इसकी है विशेषताएं, ठीक है। या अंतर, प्राथमिक समूह में संबंध समावेशी होते हैं, तो व्यक्ति यदि अनुपस्थित होता है तो दूसरे द्वारा पूरी नहीं की जा सकती है, जबकि माध्यमिक समूहों में ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति को दूसरे के लिए बहुत आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, एक व्यक्ति चला गया तो दूसरे को बुला लिया जाता है। प्राथमिक समूह में प्रेम, सहानुभूति, पारस्परिक सहायता जैसे गुण पनपते हैं, माध्यमिक समूह में ऐसा नहीं होता है, स्वार्थ और व्यक्तिवाद होता है, ठीक है ना, राइट, इतना काफी है। प्राथमिक समूह में किसी व्यक्ति की स्थिति उसके जन्म, क्रय और आय के अनुसार तय की जाती है, जबकि माध्यमिक समूह में भूमिका के अनुसार तय की जाती है। और प्राथमिक समूह समय और महत्व में प्राथमिक है, वे समाज की आधारशिला, जबकि माध्यमिक समूह या फिर द्वितीयक समूह या फिर गौण समूह हमेशा गौण होते हैं, मतलब नगण्य होते हैं। बस हो गया ना अंतर और क्या कहलाते हैं। ओके, अब आंतरिक और बाह्य समूह क्या कहलाते हैं। अब देखिए, आंतरिक का मतलब अंदर और बाह्य का मतलब बाहर, ठीक है ना, राइट। तो कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनमें मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरा विश्वविद्यालय, मेरा धर्म, मेरा देश, मेरा लैंगिक, मेरा राष्ट्र, ऐसे समूह,
जिनके पहले सर्वनाम मेरा आता है, ये आंतरिक समूह में होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनसे संबंधित हूँ। और ऐसे अन्य समूह हैं जिनमें मैं अन्य परिवारों, समूहों, व्यवसाय, जातियों, राष्ट्रीय धर्मों, अन्य लिंगों से संबंधित नहीं हूँ, ये बाह्य समूह है। तो जिनमें मेरा शब्द आता है, मेरा ये, मेरा देश, मेरा, मेरी धरती, मेरे लोग, मेरा स्कूल, मेरा विद्यालय, मेरी कॉलोनी, सभी चीजें ना, तो वो आंतरिक हो जाता है। और जिसमें मेरा नहीं आता है, ये बाह्य हो जाता है, क्योंकि मैं उनसे बाहर हूँ, है ना। तो ये एक समान छोटे पृथक बंधनों में रहते हैं, जो आमतौर पर रिश्तेदारों के वंशज होते हैं। और ये रिश्तेदारी थी जो एक समूह और बाहर समूह में स्थित थी। और अब जब दो अजनबी मिलते हैं तो पहली चीज जो उन्हें करनी होती है वह संबंध स्थापित करना होता है। यदि रिश्तेदारी स्थापित की जा सकती है तो समूह में दोनों सदस्य थे। यदि कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता तो कई समाजों के दुश्मन और तदनुसार कार्य करते हैं। इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, आंतरिक समूह और बाह्य समूह में, ठीक है ना, राइट। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, यानी इन ग्रुप और आउट ग्रुप, ठीक है। इन ग्रुप यानी अंदर, आउट ग्रुप यानी बाहर। तो व्यवहार को प्रभावित करना और एक आंतरिक समूह के साथ साथी सदस्यों में पहचान, निष्ठा, उम्मीद की मदद करते हैं, आंतरिक में होता है। और बाह्य समूह से हमारी उम्मीद बाहर के समूह की तरफ बदलती रहती है। कुछ बाह्य समूह में हम दुश्मनी की उम्मीद करते हैं, दूसरों से अधिक या कम दोस्ताना रखते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। तो इसे पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बाह्य और आंतरिक समूह जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। आपने कहा था कि एक वीडियो में, मुझे लगते ही नहीं है कि एक वीडियो में आपका ये हो सकता है। सामाजिक समूह और सामुदायिक भेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक समूह, समूह एक कृत्रिम निर्माण। सामुदायिक समूह, समुदाय एक प्राकृतिक विकास होता है, ठीक है ना। सामाजिक समूह का गठन कुछ को महसूस करने के लिए किया जाता है और समुदाय में सामाजिक जीवन का पूरा चक्र शामिल होता है। समूह की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, कोई चाहे सदस्यता ले या ना ले। और समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है, ठीक है ना। समुदाय बनाया इसी के लिए जाता है। समूह तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं और ये समुदाय जो होते हैं समूह तुलनात्मक रूप से अस्थायी होते हैं, कभी भी इसको मतलब तोड़ा जा सकता है, सामाजिक समूह। और जो समुदाय होते हैं तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं। समूह समुदाय का एक हिस्सा है और समुदाय संपूर्ण है, यानी समुदाय, समूह जो होता है समुदाय का एक हिस्सा होता है और समुदाय एक संपूर्ण होता है। तो सामाजिक समूह, इसमें आप समूह को लेकर चलेंगे। समूह एक कृत्रिम निर्माण है, समूह का गठन कुछ को महसूस करने के लिए किया गया है, यानी सामाजिक समूह को, सामाजिक समूह का गठन कुछ करने के लिए किया गया है। सामाजिक समूह की सदस्यता स्वैच्छिक है। सामाजिक समूह तुलनात्मक रूप से स्थायी है, तो समूह बस दे दिया, सामाजिक को छोड़ दिया, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अंतर पूछ सकता है सामाजिक समूह, सामुदायिक मतभेद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, मैं इसीलिए इनको भी लिख, देखिए आ गया। इनपुट आउटपुट ग्रुप के बुनियादी पहलुओं को समझाइए। इनपुट आउट ग्रुप यानी कि जो हमने अभी देखा था अंतर और बाह्य समाज, है ना, अंतर और बाह्य का वही है यहाँ पे। तो ये जो है, अब देख लेते हैं संगठन और संस्थाएं, देख लेते हैं यहाँ पे संगठन और संस्थाएं। प्रकारवादी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, राइट। और पारस्परिक अंतःक्रिया से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। मैक्स वेबर का भी एक क्वेश्चन आया था, राइट। और क्या आया था, बस इतना ही था। तो इसी वीडियो में ले लेते हैं। आपका कहना एक वीडियो बनाइए, तो चलिए हम एक वीडियो बना देते हैं इसमें, ठीक है। संस्थान क्या होते हैं? संस्थान समाज के घटक है जो मानव अंतःक्रिया और क्रियाकलाप को बनाकर उसे आदेशित और स्थिर बनाए रखने में सहायता करते हैं। यानी संस्थान समाज के घटक होते हैं जो मानव की अंतःक्रिया होती है उसको, उसके क्रियाकलाप को और उसके आदेश को और उसके स्थिरता को बनाए रखने में सहायता करते हैं। और संस्थान स्वयं को अतिव्यापी अथवा निहित नियम जो संस्थान मतलब जो नियम बनाए हुए होते हैं उनमें अपने आप को प्रकट करते हैं, मानव अंतरण क्रिया को निर्माण करते हैं। और संस्थाएं समाज के उन सदस्यों के माध्यम से कार्य करती है जो उन्हें समाजीकृत करते हैं। संस्थाएं जनरली कौन चलाता है? मानव ही तो चलाता है ना। तो समाज के जो सदस्य होते हैं उनके माध्यम से संस्था का कार्य होता है और जो उन्हें समाज के द्वारा वहां पे बिठाया जाता है तो समाजीकृत करते हैं। और यह समाजशास्त्र के क्षेत्र में संस्थाओं के अध्ययन को महत्वपूर्ण बनाते हैं। इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सैद्धांतिक सिद्धांतों के संस्थानों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में वर्णित किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इमाइल दुर्खीम का नाम आ गया है कि इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सैद्धांतिक संस्थानों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में वर्णन किया है। परिवार, शिक्षा, धर्म आज जैसे संस्थान समाजशास्त्र के लिए आज भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, राइट। तो संस्थाओं के
अर्थ से परिचित होने के लिए परिभाषा नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे संस्था क्या होता है हमने पढ़ लिया, अब संस्था से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है ना, राइट। तो क्या देखा हमने कि संस्था क्या है, संस्था भौतिक संस्थाएं नहीं हो सकती, समाज के सदस्यों के व्यवहार को समन्वित स्वरूप में देखे जा सकते हैं। अगर विशेषताएं आती है संस्था से, संस्था शायद विशेषता आई थी, संस्था क्या होती है उसकी विशेषताएं लिखिए। तो संस्था जो होती है भौतिक संस्थाएं नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि समाज के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन्हीं के रूप में वो देखी जाती है। फिर दूसरा, संस्था समाज के सदस्यों के व्यवहार की व्याख्या करने में मदद करता है, क्योंकि उसी के द्वारा तो कार्य किया जाता है जो समाज के सदस्य होते हैं। तीसरा, संस्थानों में प्रतिबंधित और सक्षमता दोनों होता है, जिसमें दोनों व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विकल्पों को बाधित करता है और उन तरीकों को परिभाषित भी करता है। यानी कि संस्थान में कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, मतलब कुछ चीजों की रोक टोक भी होती है जो व्यक्तियों को क्या करती है, बाधित करती है, मतलब व्यक्तियों के बीच में अड़चन लाती है, ठीक है ना। और जो कुछ तरीके होते हैं जिनको परिभाषित करती है और व्यक्तियों का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है, जैसे दो व्यक्ति विवाह जैसी संस्था के द्वारा एक साथ रहने का फैसला करते हैं, तो ये विचार हो गया, ठीक है ना, राइट। तो ये संस्था हो गई। फिर चौथा ले लेते हैं, संस्था समाज के सदस्यों के बीच एकजुटता लाने का कार्य करते हैं। और पांचवा ले लेते हैं कि सदस्यों के बीच अंतःक्रिया की संरचना होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये क्या, संस्था, संस्था से क्या समझते हैं और संस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो हमने ये देख लिया, ठीक है। बाकी पढ़ना है तो आप इन्हें और पढ़ लीजिएगा, राइट, ठीक है, ओके, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि संस्था को अपेक्षाओं या अनिवार्य माना गया, इसको देख लीजिएगा, इसे थोड़ा सा आपके समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर संस्थाओं के प्रकार, संस्था कितने तरह के होते हैं देखिए। अब आर्थिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, 5 समूह में वर्गीकृत किया गया है संस्था को। पहला आर्थिक संस्था हो गई, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण के अनुरूप में देखा जाता है। फिर सामाजिक स्थिरीकरण की संस्था, तो ये संस्थाएं जो सामाजिक हैसियत और प्रतिष्ठा के लिए भिन्न भिन्न को विनियमित और नियंत्रित करती है। रिश्तेदारी, विवाह, परिवार की संस्था, तो ये संस्थाएं प्रजनन को नियंत्रित और विनियमित करती, इसलिए मैं कह रही हूँ संस्था वेरी इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक संस्थाएं होती, सत्ता के विनिमय वितरण पर ध्यान देती। सांस्कृतिक संस्था, यानी सीधे तौर पर जो हम जनरली पढ़ते हैं आर्थिक, सामाजिक, ठीक है ना, ये रिश्तेदारी एक जोड़ना पड़ेगा आपको, राजनीतिक और सांस्कृतिक, 4 चीजें लिखनी है, 5वीं आपको रिश्तेदारी, विवाह, परिवार करना है, क्योंकि ये भी संस्था के अंतर्गत चलता है। तो सामाजिक संस्थाओं का परिप्रेक्ष्य क्या है इसे देख लीजिएगा आप यहाँ पे। संस्था आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, फिर मत बोलेगा कि मैंने बताया नहीं। चलिए अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, अंतःक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य आया था क्या, इससे शायद अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य एक क्वेश्चन पूछा था क्या, मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा यदि पूछा होगा तो, ठीक है ना, ओके। संगठन आया था क्या, संगठनों का दृष्टिकोण नहीं, संगठन शायद नहीं था, ओके। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर का कौन सा सिद्धांत दिया है, एटजियोनी क्या होता है का संगठन, परिभाषा और वर्गीकरण मैक्स वेबर के कार्यों पर आधारित है। यानी नौकरशाही का वेबर मॉडल समाज में प्राधिकरण की प्रगति पर उसके विशिष्ट सिद्धांत व्यापक, अच्छा, नौकरशाही जो वेबर का मॉडल समाज सिद्धांत था वो यहाँ पे आता है। और उन्होंने औद्योगिक समाजों के, अच्छा, उत्पादन और उपभोग वाला जो था शायद, तो उन्होंने औद्योगिक समाजों के संगठनों पर प्रकाश डाला, बताया कि नौकरशाही के तरीकों से प्रशासित किया गया, उच्च दक्षता प्राप्त करने में सक्षम थे। ये नौकरशाही से तो हमने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप तैयार कर लेना, हो सकता है नौकरशाही से 1-2 क्वेश्चन पूछ दे यहाँ पे, ठीक है ना। हालांकि नौकरशाही का भी हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं पढ़ा था, इतने सारे हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे थे, ठीक है। मैक्स वेबर का था उत्पादन वाला था, लेकिन नौकरशाही का नहीं था, ठीक है ना, ओके। चलिए अब क्या है, सारांश आ गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि मुझे आपकी पीडीएफ, परिस्थिति और भूमिका हमने पढ़ा था, इससे क्वेश्चन आया था, मुझे आपकी ASO 11 की पीडीएफ नहीं मिली है, मेरे पास बुक है नहीं, ये पीडीएफ BSOC 131 की है, ठीक है ना। और जो ये कंटेंट है सेम वही, हो सकता है कि BSOC में कुछ कंटेंट का ना होंगे ASO 11 वाले, क्योंकि ASO 11 पहले बुक आ गई थी और BSOC को बाद में बनाया गया था, ठीक है, राइट। तो हो सकता है कुछ कंटेंट इसमें ना हो। परिस्थिति देख लेते हैं, ठीक है, तो परिस्थिति की अवधारणा देख लेते हैं क्या है, ठीक है। और यहाँ पर क्या देख लेंगे,
कुछ क्वेश्चन इससे आए थे क्या, भूमिका व्यवस्थापन, हाँ सरल और जटिल समाज आया था, तो ये हम देखेंगे, ठीक है, राइट। और नहीं, हाँ संघर्ष और तनाव देख लेंगे, ठीक है ना, राइट, इतने में यहाँ पे चीजें देख लेते हैं। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, 2 वीडियो ला देते हैं, एक इसमें कर देते हैं और प्रस्थित जो आपका ये वाला जो लेसन है ना यूनिट 10 जो है, इसको हम दूसरे वीडियो में ला देंगे, आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी, एक वीडियो में 2 वीडियो कर देते, ठीक है ना, राइट। चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो में डाल दूंगी तो आप देखते रहेंगे, और जितना वीडियो में लेंदी बनाऊंगी तो आप तक वीडियो उतना लेट पहुंचेगा और आपको देखने में प्रॉब्लम होगी फिर, ठीक है। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।